Hello students and welcome to G3 e-learning classes. In this video we are going to do our next part of chapter 2 Kings, Farmers and Towns, class 12th history. So our next point is a changing countryside. इसका first जो point है popular perceptions of kings. In this we are going to read that what did subjects think about their rulers. Inscription do not provide all the answers. ओके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें जो है पूरा जो नॉलेज है इसके बारे में प्रोवाइड नहीं कराती, बट जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं या टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसके थ्रू हमें जो भी नॉलेज हमें मिलता है तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो परसेप्शंस ऑफ किंग्स हैं वो क्या थे. In fact, ordinary people rarely left account of their thoughts and experiences. Nevertheless, historians have tried to solve this problem by examining stories contained in the anthologies. Anthologies होता है collection such as Jatakas and Panchtantra. You must have heard about the Panchtantra, और हम में से कईयों ने तो जो ये पंचतंत्र की स्टोरीज है वो पढ़ी भी होगी और इसके ऊपर जो बहुत सारे सीरियल्स भी जो हैं बने हैं पंचतंत्र पे. इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक ऑफ सब कॉन्टिनेंट. Many of these stories probably originated as popular oral tales that were later committed to writing. The Jatakas were written in the Pali around the middle of the first millennium. Okay, so यहाँ पर एक स्टोरी है of the गंदा तेंदु. One story known as ये जटाका describes the plight of the subjects of the wicked king. Wicked होता है black hearted king, जिसको अपने जो subjects हैं like जो प्रजा है उससे प्यार नहीं है और वो उनके दुखों को नहीं सुनता. तो this story I will tell you in हिंदी कि एक विलेज है जहाँ पर जितने भी वहाँ के एल्डरली विमेन्स और मेन्स हैं वो सब जो है अपना गांव छोड़ कर चले जाते हैं. एंड और उसमें से जितने भी हैं कल्टीवेटर्स हैं, हर्डर्स हैं, बॉयज, एनिमल्स, वो सब वहाँ से चले जाते हैं. तो एक बार होता क्या है कि जो राजा है वो अपना भेष बदल के अपनी प्रजा के बीच में जाता है और देखता है, क्योंकि सारी जो प्रजा है वो जंगल जो है धीरे धीरे करके जंगल में जा रही थी, वहाँ रहने जा रही थी. तो वो भेष बदल के उनके बीच में जाता है और उनसे पूछता है कि वाई डिड दे लेफ्ट देयर विलेज. तो वहाँ पर जनता बताती है कि जो हमारा जो राजा है वो हमारे दुखों को, तकलीफ़ों को नहीं समझता है. बहुत सारे जो रॉबर्स हैं उनको लूट लेते हैं और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो जो है उनसे टैक्स की डिमांड करते हैं जबकि उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है. तो दैट इज़ वाई दे ऑल लेफ्ट द विलेज. तो यहाँ पर ये स्टोरी जो है इस तरीके की छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं वो आपको पंचतंत्र में और जटाकास के थ्रू जो है आपको सुनने में मिलती हैं, पढ़ने में मिलती हैं और इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर किंग और जो वहाँ के जो प्रजा है उनके बीच में कैसे रिलेशंस थे. नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. अब उस टाइम पर जो व्हाट स्ट्रेटजीज दे यूज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. तो वन सच स्ट्रेटजी वाज द शिफ्ट टू प्लाउ एग्रीकल्चर विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल रिवर valleys such as those of the Ganga and the Kaveri from 6th century BCE. The iron-tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in the area which had high rainfall. Moreover, in some parts of the Ganga Valley, production of paddy was dramatically increased. इस जो आयरन टिप से जो उन्होंने खुदाई वहाँ पर की, जो प्लाव किया वहाँ पर हल चलाया आयरन टिप से, तो इंक्रीजिंगली और ड्रामेटिकली जो पैडी यानी कि जो धान की जो खेती है वो ड्रामेटिकली उसमें बहुत सारे जो है चेंजेस आए, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ. While the iron plowshare led to a growth in agricultural productivity, its use of restricted to the certain parts of the subcontinent. Cultivators in the area which were semi-arid
ठीक है, कि कुछ पे था यहाँ पर जो है लिमिटेड भी था कि नहीं कर सकते थे. तो सच एज पार्ट ऑफ पंजाब एंड राजस्थान डिड नॉट अडॉप्ट इट टिल द 20th century. Those living in the hilly tracts in the northeastern and central part of the subcontinent practiced hoe agriculture. hoe agriculture होता है कुदाल से जब हम खुदाई करते हैं जमीन की, that is called the hoe agriculture, which was much better suited to the terrain. Another strategy adopted to increase agriculture production was the use of irrigation through the wells and the tanks, and less commonly canals. Communities as well as individual organized the constructions of irrigation works. The later usually powerful men, including kings, often recorded such activities in inscription. तो हम उसमें मिलता है. Our next point is differences in rural societies. अब यहाँ पर क्योंकि जो एग्रीकल्चर से जो है बहुत सारा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था रूरल जो सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी में, क्योंकि उसमें इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. And while these technologies often led to an increase in the production, the benefits were very uneven. कुछ को benefits हो रहा था, कुछ को benefit नहीं हो रहा था. तो ये जो benefits थे uneven थे. What is evident is that there was growing differentiation amongst people engaged in agriculture. Stories especially within the Buddhist tradition. Buddhist tradition से जो है हमें stories पता चलती हैं. रेफर टू द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 पार्ट्स में इनको जो है रखा गया था. फर्स्ट दे वर द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, सेकेंड वर द स्मॉल पीसेंट्स as well as large land owners. The term Gahapati was often used in Pali text to designate the second and the third category. जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है लाइक लार्ज लैंड ऑनर्स एंड द स्मॉल पीसेंट्स, उनको जो है गहापति कहा जाता था. द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज द विलेज हेडमैन emerged as powerful figures and often exercised control over the other cultivators. जो other cultivators थे उनके ऊपर भी जो है ये कंट्रोल करते थे. लार्ज लैंड ऑनर्स और वल्लरास, जो लार्ज लैंड ऑनर्स थे उनको जो है संगम टेक्स्ट में इनके नेम मिलते हैं, उनको वल्ललार्स कहा जाता था. प्लाउमैन्स को उजावर कहा जाता था एंड द स्लेव्स को हम अधिमई कहा जाता था कहते थे. एंड इट वाज likely that these differences were based on the differential access to land, labors and some of the new technologies. In such a situation, question of control over the land must have become the crucial, as these were often discussed in the legal text. So our next point is land grants and new ruler elites. From the early centuries, the common era, we find grants of land being made, many of which were recorded in the inscriptions. Some of these inscriptions were on stones. अब ये जो हमें कैसे पता चलता है land grants, मतलब यहाँ पर जो भूमि है, जो लैंड है उसको दान कर दिया जाता था. और अब इसका पता हमें कहाँ से चलता है, from which source we come to know about all these things, वो है as I already told you that inscription से हमें पता चलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि जो भूमि है उस वक्त पर दान की जाती थी. बट most were on copper plates and which were probably given as the record of the transaction of those who received the land. The records that have survived are generally about the grants to religious institution or to brahmanas. जो भूमि दान जो की जाती थी वो ब्राह्मणास को की जाती थी. And most inscriptions were in Sanskrit in some cases, and especially from the 17th century onwards. A part of the inscription was in Sanskrit while the rest was in a local language such as Tamil or Telugu.
हियर ऑल्सो अ स्टोरी। और यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ सामने आती है कि उस टाइम पर जो लैंड है वो उस पर किसी भी जो लेडी है उसका अधिकार नहीं होता था, उसको जो है नहीं दी जाती थी। वो आज भी है, जैसे कि जो भी जितनी भी फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जो है उनके सन को दी जाती है। तो उस टाइम पर भी ऐसे होता था। बट यहाँ पर एक स्टोरी है प्रभावती गुप्ता की, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर है। उसके बारे में हमें स्टोरी यहाँ पर पता चलती है कि जो उसकी शादी कर दी गई थी डिकेन के जो रूलिंग फैमिली थी वहां पर, वटकाज, वहां पर उसकी शादी कर दी गई थी। और संस्कृत लीगल टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि जो ये प्रभावती है इसकी एक्सेस थी, लैंड तक पहुंच थी, भूमि तक, मतलब इसको जो है भूमि इसके फादर के द्वारा दी गई थी। तो ये मिलता है। लेकिन बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिलते हैं और टेक्स्ट ऐसे मिलते हैं जिसमें ये मेंशन किया गया है कि उस टाइम पर जो लेडीज है उनका एक्सेस नहीं होता था लैंड के ऊपर। And land grants provide some insight into the relationship between the cultivators and the state. However, there were people who were often beyond the reach of official and the samantras, pastoralists, fisher folks, hunter-gatherers, mobile and semi-sedentary artisans, and shifting cultivators. Generally, such groups did not keep detailed record of their lives and the transactions. Now we will move to our next point, towns and traders. Trade. New cities. See, traces a step back to the urban centers that emerged in several parts of the subcontinent from 6th century BCE. As we have seen, many of these were capital of the Mahajanpadas, okay, and virtually all major towns were located along routes of communication. Some, such as the Patliputra, were on the riverine routes. Others, such as Ujjaini, were long land routes, and yet other such as the Fuhar were near the coast. अब जितना भी आपने देखा कि जितनी भी ये न्यू सिटीज थी, ये जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, वो किसके पास थी? रिवराइन रूट्स थे इनके पास, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, पाटलिपुत्र और ऑन द रिवराइन रूट, और जो उज्जैनी है वो भी लैंड रूट पर था, फुहार था वो कोस्टल एरिया पर था। तो इसका मतलब क्या था, ये क्यों थे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड है वो आसानी से हो सकते थे। And next, Mathura were bustling centers of commercial, cultural, and the political activities. Our next point is urban population, elites, and the craftspersons. So we have seen that the king and ruling elites lived in the fortified cities. Although it is difficult to conduct extensive excavation at most sites because people live in these areas even today, a wide range of artifacts have been recovered from them, and these include fine pottery, bowls, and dishes with a glossy finish known as the northern black polished ware, probably used by rich people, and ornaments, tools, weapons, vessels made of a wide range of materials: gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell, and terracotta. By the 2nd century, we find short votive. Votive means inscription record gifts made the religious institution. Votives वो होते हैं, inscriptions हैं जो कि ये बताते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो गिफ्ट की जो गिफ्ट्स हैं वो दिए गए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को
इंस्क्रिप्शन इन नंबर ऑफ द सिटीज एंड दीज मेंशन द नेम ऑफ द डोनर, और इन इंस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन किया गया है कि इनका डोनर कौन है, इनको देने वाला कौन है, एंड समटाइम्स स्पेसिफाइड हिज her occupation as well, and they tell us about the people who lived in towns: washing folks, weavers, carpenters, potters, goldsmiths, blacksmiths, official, religious teachers, merchants and the kings. Sometimes guilds और श्राइन, और ये जो रहते थे कई बार, जो ये जो ट्रेडर्स थे ये शिल्ड्स और श्राइन्स में रहते थे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट producers and merchants and are mentioned as well, and these guilds probably procured raw material, regulated production and marketed the finished product. It is likely that the craftspersons used a range of iron tools to meet the growing demands of the urban elites. Our next point is trade in the subcontinent and beyond. उस टाइम पर जो ट्रेड था वो सिर्फ इंडिया तक ही जो है लिमिटेड नहीं था, वो बियॉन्ड द कंट्री भी था. मींस हमारे उस टाइम पर जो ट्रेड थे वो इंडिया से बाहर भी थे, which is I'm going to tell you. From the 6th century, land and the river routes crisscrossed the subcontinent and extended in the various directions over land into Central Asia and beyond. The overseas from ports that dotted the coastline extended across the Arabian Sea to East and North Africa and West Asia, and through the Bay of Bengal, the Southwest Asia and China. Rulers often attempted to control these routes, possibly by the offering protection for a price. जो रूलर थे वो इनको रूट्स को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, और जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे जो है प्राइस डिमांड करते थे कि, और उसके बदले में जो है वो जो रूलर्स हैं वो उनको प्रोटेक्शन देते थे. एंड those who traversed these routes included the paddlers, who probably traveled on foot, merchants who traveled with the caravans of bullock carts and the pack animals. Also there were seafarers whose ventures were risky but highly profitable. ठीक है, कि रिस्क होता था नो डाउट उस वक्त पे, क्योंकि रॉबर्स भी होते थे तो इनको जो है इनको लूट लिया जाता था, बट लेकिन ये जो है इनके लिए profitable भी था. Okay, a wide range of goods were carried from one place to another: salt, grain, cloth, metal, ores and finished products, stone, timber, medicinal plants जो होते थे वो भी किए जाते थे. To name a few, spices, especially pepper. आपने सुना भी होगा कि जो पेपर है वो उस टाइम पर उस हाईली डिमांड था फॉरेन्स के अंदर. ब्रिटिशर्स भी इवन यहाँ पर जब आए थे तो वो भी इन्हीं जो यहाँ के स्पाइसेस हैं उनके लिए आए थे. और उस टाइम पर, अभी हम जो बात कर रहे हैं, उस टाइम पर रोमन एम्पायर में पेपर का बहुत डिमांड था, यहाँ के टेक्सटाइल का बहुत डिमांड था, मेडिसिनल जो प्लांट्स थे उनका बहुत ज़्यादा डिमांड था. और ये किस ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी, और ये जो सारी चीज़ें हैं अरेबियन सी से होती हुई मेडिटेरियन सी तक से इनको जो है दूसरे कंट्रीज में लेके जाया जाता था. Our next point is coins and kings. See, उस टाइम पर जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड, एंड दीज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सकेवेशन एट द नंबर ऑफ साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. की बहुत लार्ज लेवल पर ये कॉइन्स जो है हमें मिलते हैं. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ये कॉइन्स हैं ये किंग्स जो है बनवाते थे, और जो रिच पर्सनस हैं और जो एलीट क्लास जो लोग हैं, रिच पर्सन्स हैं, वो इनको बनवाते थे अपनी पावर को शो करने के लिए. और क्योंकि उस टाइम पर ट्रेड भी इंट्रोड्यूस हो चुका था तो वो ट्रेड के लिए भी ये कॉइन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे. एंड और बहुत सारे एक्सकेवेशन में जो ये है थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट मीन्स यहाँ पर जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो है खुदाई के टाइम पे हमें सिक्के यहाँ पर मिलते हैं. एंड
It is also likely that the merchants, bankers, and the townspeople issued some of these coins. The first coin to bear the name and images of the ruler were issued by the Indo-Greeks, who established control over the northwestern part of the subcontinent in the 2nd century BCE. The first gold coin were issued 1st century CE by the Kushanas. और जो gold coin है वो Kushanas ने इंट्रोड्यूस किया था. These were virtually identical in the weight with those issued by the contemporary Roman emperor, and coins were also issued by the tribal republics such as that of the Yudhayas of Punjab and Haryana. Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by the Yudhavas, pointing to the later interest and participation of economic exchanges. Some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta rulers. The earliest issues are remarkable for their purity. ये बिल्कुल प्योर गोल्ड के जो है कॉइन्स बने होते थे, जो कि गुप्ता रूलर्स ने, स्पेक्टेक्युलर गोल्ड था ये, बहुत ही शानदार ये देखने को मिलता है. एंड अब सवाल ये उठता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस की जो 6th सेंचुरी के बाद जो ये गोल्ड कॉइन्स हैं ये यहाँ से गायब होने या कम होने शुरू हो गए, तो इसका क्या रीज़न है? क्या इकोनॉमिक्स क्राइसिस यहाँ पर आए थे? तो सम जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि जब रोमन एम्पायर जो है का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर जो है गोल्ड कॉइन से ही जो ट्रेड हो रहा था, तो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन की वजह से ये जो सिक्कों का जो और जो सिक्के हैं वो वहाँ पर वो नहीं बनाए गए, उसमें जो है कमी आई. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बैक टू बेसिक्स. हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड, कि कैसे जो है इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया. डिसाइफरिंग ब्राह्मी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो जेम्स प्रिंसप हैं इन्होंने जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, उससे पहले कोई भी इन लिपियों को जो है वो नहीं पढ़ पाया था. तो ये बहुत मुश्किल था हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए और हिस्टोरियंस के लिए कि कैसे जो है हम अपने जो हिस्ट्री है उसका पता लगाएं. So most scripts used to write modern Indian language are derived from the Brahmi. The script used in the most Ashokan inscription, कि जो scripts थी वो Ashokan inscriptions जो हमें मिलती हैं, जो हमें pillars पे मिलती हैं, वो जो है ब्राह्मी उसमें थी, लिपि में थी. From the late 18th century, European scholars aided by the Indian Pandits worked backwards from the contemporary Bengali and the Devanagari manuscripts, comparing their letters with older specimens. So scholars who studied earlier inscriptions sometimes assumed these were in the Sanskrit, although the earliest inscriptions were in fact in Prakrit. It was only after decades of painstaking investigations by the several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi. और उन्होंने कब जो है इसको डिसाइफर किया, कब वो पढ़ पाए? 1838 में. How Kharoshti was read. The story of the decipherment of the Kharoshti, the script used in the inscription in the northwest in different finds of coins of Indo-Greek king who ruled over the seas areas have facilitated matter. These coins contain the names of kings written in Greek and Kharoshti script. क्योंकि उस टाइम पर खरोष्टी ग्रीक के साथ हमारे जो है ट्रेड था, तो वहाँ पर जो है खरोष्टी और उसमें जो हमें सिक्के मिले हैं, जो कॉइन्स मिले हैं, उसमें ग्रीक और खरोष्टी से जो है किंग के बारे में लिखा गया है. एंड द यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर द लेटर्स, उन्होंने जो है लेटर्स को कंपेयर किया. फॉर इंस्टेंस द सिंबल ऑफ ए could be found in both script. जो सिंबल है हमारा ए जो हम बनाते हैं अपने लेटर्स में,
तो वो जो है उसको उन्होंने देखा, उनको बोथ जो कि खरोष्ठी में भी पाया गया और ग्रीक में भी पाया गया, could be found in both scripts for writing names such as the Apollodotus. ठीक है, वो Apollodotus को indicate कर रहा था with Prinsep identifying the language of the Kharoshthi inscription as Prakrit. It becomes possible to read longer inscription as well. Our next point is historical evidence from inscriptions. कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें जो है हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं. एंड नोट दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन. कि कहीं भी इंस्क्रिप्शन में जो अशोका के द्वारा जो लिखवाए गए इंस्क्रिप्शन हैं वहाँ पर कहीं भी हमें अशोका के बारे में जो है नाम उसका मेंशन वहाँ पर नहीं किया गया है अशोका का. एंड व्हाट इज यूज इंस्टेड दैट टाइटल अडॉप्टेड बाय द रूलर, often translated as the beloved of the gods and Piyadasi, to pleasant to behold. The name Ashoka is mentioned in some other inscriptions. उसमें जो उसके जो inscription जो अशोका ने खुद लिखवाए उनमें नहीं था, लेकिन जो other inscription थे वहाँ पर अशोका का नाम जो है वो mention किया गया है. Which also contains this title after examining all the inscription. उसको कहा जाता था कि he is beloved of the god. उसको ये उपाधि दी गई थी अशोका को. एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज एंड द पैलियोग्राफी, एपिग्राफिस्ट हैव इंक्लूडेड दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर. कि जो ये चीज़ें जो इंस्क्रिप्शन से मिलता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेम रूलर ने ही इसको इशू किया था. Historians have to make other assessment as well if a king orders were inscribed on natural rocks near cities or important routes of the communication. Would passers-by have stopped to read this? कि जो किंग जो है वो लिखवाते थे जो इंस्क्रिप्शन स्टोन्स के ऊपर, वो क्यों लिखवाते थे? क्योंकि जो पासर बाएँ हैं वो उनके बारे में जान सकें, उसको पढ़ सकें. और क्योंकि कुछ जो है राजा जो है वो लिखना चाहते थे बिकॉज जो उनकी आने वाली जो कमिंग जनरेशन्स हैं वो उसके बारे में उनको पता चले. So did most people were probably not literate? Did everybody thought the subcontinent understand the Prakrit used in the Patliputra? Would the order of the king have been followed? Answer to such questions are not always easy to find. While Ashokan inscriptions have been found in present-day Odisha, the one depicting his anguish is missing. In other words, the inscriptions has not been found in the region that was conquered. What are we to make of that? Is it that the anguish of the recent conquest was too painful in the region and therefore the ruler was unable to address the issues? Our next point is the limitation of inscriptional एविडेंस. अब लिमिटेशन क्या है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की? लिमिटेशन ये है कि लेटर्स आर वेरी फेंटली एनग्रेव. की लिमिटेशन क्या है कि बहुत जो है इसको मुश्किल से समझा जाता है क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं रॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत हज़ार साल पहले की बातें हैं. तो जो अभी तक आते आते बिकॉज क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए, तो उससे क्या होता है कि जो भी रॉक्स हैं वो हमारे जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं उन रॉक्स पे वो क्या हो गए, फेड हो गए. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देम कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है. तो ये दीज आर द लिमिटेशन. एंड द इंस्क्रिप्शन मे बी डैमेज और द लेटर मिसिंग. And if you go through and the epigraphical journal, you will realize that scholars are constantly debating and discussing alternative way of reading inscriptions. Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered. बहुत सारी हज़ारों जो है वो हमने inscriptions को जो है ढूंढ लिया है, बट सारी की सारी जो है उनको पढ़ा भी नहीं जा सका है. Published and translated, besides many more inscriptions must have existed which have not survived the ravages of time.
So what is available at present is probably only a fraction of what was inscribed. So this is all about our chapter. Thank you so much.